गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं में भूमिका के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम भागफल के उदाहरण हैं जिन्हें हम कक्षा 4, 5, 6, 7 से ही करते आ रहे हैं। जो किताब में आपका जो सेंटेंस दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम प्रयास करते हैं इसे समझने का। सबसे पहले हमने कुछ उदाहरण ले रखे हैं और इन्हें भाग किया है। 28 को 5 से भाग किया है, 3 शेषफल बचा है। 19 को 6 से भाग किया है, 1 शेषफल बचा है। यहाँ पर 32 को 4 से भाग किया है, 0 शेषफल बचा है। यहाँ पर 7 को 9 से भाग करना है, तो 7 को 9 से भाग करने के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि 7 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो 7 को 9 से भाग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि जैसे कि हम कोई भी टेबल पढ़ते हैं, कोई से भी पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 के ही पहाड़ को ले लेते हैं, तो 9 की 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 9 की 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। इसी तरह से ये पहाड़े आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि 1 से पहले 0 भी आता है, और किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर या किसी भी अंक की 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। तो आज से हमेशा ये याद रखेंगे कि पहाड़ा 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट होता है। तो 9 से 7 को भागफल जाएगा। कितना भागफल जाएगा? 0 भागफल जाएगा। जब 0 भागफल जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा और नीचे शेषफल कितना बचेगा? 0 ही शेषफल बचेगा। हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर इस भाग में यह जो 28 है इसे हम भाज्य कहते हैं। यह भाजक होता है, यह भागफल होता है और ये शेषफल होता है। पिछली कक्षाओं में हम अच्छी तरह से ये समझ चुके हैं और ये जानते भी हैं। तो भाज्य बराबर, यदि यहाँ पर बात करें तो ये 28 है, भाजक हमारे पास 5 है। इस भागफल के लिए भाजक हमारे पास 5 है और भागफल यहाँ पर भी 5 है और शेषफल ये 3 है। हमने यहाँ पर देखा कि भाज्य हमारा कब प्राप्त होता है? भाज्य हमारा तब प्राप्त होता है जब भाजक और भागफल की गुणा में शेषफल जोड़ दिया जाता है। यदि हम भाज्य को a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से लिखें तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो भाज्य हमारा a हो गया, भाजक हमारा b हो गया और भागफल हमारा q हो गया और शेषफल हमारा r प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास a बराबर bq प्लस r प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर r के साथ देखते हैं क्या शर्त लागू होती है। या इस प्रश्न में यदि हम देखें, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 5 है, 5 से इसे भाग किया, 3 शेषफल आया। या क्या यहाँ पर शेषफल 5 प्राप्त हो सकता है कभी? तो उसके लिए देखते हैं, यदि हम यहाँ पर 5 कर दें, 3 की जगह पर जब 5 होगा, कहने का मतलब ये है कि 28 में भी 2 जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर 2 जुड़ रहा है तो यहाँ पर भी 2 जुड़ जाएगा। तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को अगर 5 से भाग करेंगे तो हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर नीचे 0 प्राप्त होता है और भागफल में 1 ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य बस ये है कि r कभी भी b के बराबर नहीं होगा, या फिर कहें शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। भाजक से हमेशा छोटा होगा। यदि बराबर होगा तो भागफल में 1 बढ़ जाएगा, भागफल में 1 बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें एक शर्त प्राप्त होती है कि r जो है वह कभी भी भाजक यानी कि b के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा। r हमेशा b से छोटा होगा। चलिए ठीक है, ये शर्त हमें मिल गई। दूसरी बात करते हैं, क्या हमें r 0 प्राप्त हो सकता है? हाँ, r हमें 0 प्राप्त हो सकता है। तो r हमारा 0 हो सकता है।
आर शून्य हो सकता है। तीसरी बात देखते हैं, क्या आर शून्य से छोटा हो सकता है। तो हमने यहाँ पर भाजक ये है हमारे पास, भाज्य ये है हमारे पास, क्या ये शून्य से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? हम यहाँ पर धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, न कि ऋण पूर्णांक की। तो धन पूर्णांक शून्य से छोटे की बात जब आती है तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक आ जाते हैं, इसलिए आर कभी भी शून्य से छोटा नहीं होगा। आर कभी भी शून्य से छोटा नहीं होगा। आर बड़ा होगा शून्य से, आर हमेशा बड़ा होगा शून्य से। इन दो शर्तों को यदि एक साथ में लिखें तो आर बड़ा होगा शून्य से और शून्य के बराबर होगा। इन दो शर्तों को एक साथ में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ये शर्त और इस शर्त को यदि एक साथ में लिखें तो लिखेंगे हम कि आर बड़ा होगा और बराबर होगा शून्य से और हमेशा बी से छोटा होगा। तो यह शर्त और यह इक्वेशन मिलके आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आपकी किताब में लिख रखा है उसे भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रखे हैं। कौन से पूर्णांक? धन पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हैं तो क्यू और आर पूर्ण संख्याएं विद्यमान होंगी। कब होंगी? जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर जो है वह बड़ा और बराबर होगा शून्य से और बी से छोटा होगा। तो यह आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चूंकि अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी दो धन पूर्णांकों की एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ चरणों का अनुसरण करना पड़ता है। और ये चरण कौन कौन से हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ उदाहरण लेंगे और इन उदाहरण के द्वारा इन चरणों को किस तरह से लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, इसमें कोई धन पूर्णांक हम ले लेते हैं, कोई दो धन पूर्णांक ले लेते हैं और उसके द्वारा यूक्लिड पहले चरण में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लेते हैं। पहले चरण में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को केवल लिखना है। उन दो धन पूर्णांकों के लिए किस तरह से लिखते हैं ये हम आपको पिछली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाते समय बता चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल की फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरे चरण में यदि आर बराबर शून्य है, यदि आर बराबर शून्य होता है तो ये जो बी है, यदि यह आर जो शून्य हो जाता है तो ये जो बी है, यही बी इन दोनों का ए और बी का एचसीएफ होगा। यहाँ यदि आर बराबर शून्य हो जाएगा तो यही बी जो है ए और बी दोनों धन पूर्णांकों का एचसीएफ हो जाएगा। ये एचसीएफ हो जाता है। अब यहीं पर आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है, एचसीएफ निकाल आता है। लेकिन यदि आर बराबर शून्य नहीं है तो यदि आर बराबर शून्य नहीं है तो बी और शेषफल के लिए, जो शेषफल है आर, इन दोनों के लिए पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। पुनः इस तरह से लिखते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आर बराबर शून्य ना आ जाए। आर बराबर शून्य आने की स्थिति में जो बी प्राप्त होगा वही ए और बी दोनों धन पूर्णांकों का अभीष्ट एचसीएफ होगा, अभीष्ट महत्तम समापवर्तक होगा। आइए इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11 और 55 का एचसीएफ निकालना है। 11 और 55 का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। तो हमने देखा कि 55 जो है 11 से बड़ा है, तो 11 से हम 55 को भाग देंगे। ये जो कार्य है कि हम रफ वर्क में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड है, हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है, तो इसे हम रफ में करेंगे। तो पहले चरण के लिए 55 और 11 के लिए, पहले चरण में 55 और 11 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस तरह से लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमने देखा आर बराबर शून्य प्राप्त हो गया, आर बराबर शून्य आ गया, जो कि दूसरा चरण है। पहला चरण आपका हो गया है कि
55 और 11 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखा, और दूसरे चरण में हमने ये देखा कि क्या r बराबर 0 है, तो हमने देखा कि r बराबर 0 है, और r बराबर 0 होने की स्थिति में यह जो b है यही आपका 11 और 55 का HCF है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा 11 और 55 का। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण को। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर हमने दो धन पूर्णांक लिए हैं 9 और 66 का HCF निकालना है। तो हमने देखा कि 66 और 9 में 66 बड़ा है 9 से, तो 66 को हमने 9 से भाग दिया, 7 भागफल गया, 3 शेषफल बचा। इसे हमने पहले चरण में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लिख लिया। लिखने पर हमने देखा कि यहाँ पर r बराबर 3 है। r बराबर कितना है? 3 है, और यह r बराबर 3 है, इसलिए r बराबर नहीं है किसके? 0 के। चरण सेकंड जो है इसे हम देख रहे हैं, r बराबर 0 के नहीं, यह स्थिति r बराबर 0 नहीं है। जब r बराबर 0 नहीं है तो हमने बताया b और r के लिए, b कितना है हमारा 9 और r कितना है 3, तो b और r के लिए पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 को 3 से भाग किया और यहाँ पर शेषफल बचा 0। इसके लिए फिर से हमने चरण 2 में, इस चरण 2 में पुनः हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखा, और यहाँ पर हमने देखा कि r बराबर 0, और ये जब जैसे ही r बराबर 0 आ जाता है, r बराबर 0 आने की स्थिति में जो b होगा आपका वही HCF होगा, इसका 9 और 66 का। ये जो धन पूर्णांक दे रखे हैं इन धन पूर्णांकों का बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस हमें यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका यदि आती है तो उसी प्रमेयिका के फॉर्म में हमें चरणों को लिखते जाना है, और जैसे ही r बराबर 0 प्राप्त होगा, तो जिस स्थिति में r बराबर 0 प्राप्त होता है उसी स्थिति में जो b होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा उन धन पूर्णांकों के HCF का। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में